हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, सर्वप्रथम आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब दीप जलाइए, पूजा कीजिए, खूब पटाखे भी छोड़िए। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्राचीन समय से चलता आ रहा है कि जिसका जो भी कार्य होता है वो क्या करता है, आज के दिन जो है जगाता है। अपने जैसे मैं टीचर हूँ और आप मेरे क्या हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप अपनी विद्या को आज आप जगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने आज आप लोगों के लिए समय निकाल कर जो है सेक्शन ए वाला पोर्शन यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का जो है मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से मैंने समय निकाल कर आप लोगों के लिए ये वीडियो दे रही हूँ स्टूडेंट, उसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, भगवान जी की पूजा करने के बाद, दीप जलाने के बाद आपको कम से कम एटलीस्ट आज 1 घंटे आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो जितने भी आपके ये आज के जो है मॉडल पेपर हो सकता है हार्डली आप लोगों का 30 मिनट का बन जाए। तो इसके पहले भी आप लोगों को हमने जो है लॉन्ग क्वेश्चन की 3 वीडियो जो है दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों की 3 वीडियो हो चुका है। आज ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या है, पार्ट 3 आप लोगों का हमने लॉन्ग क्वेश्चन दिया, और चौथा पार्ट जो है आप लोगों का ये क्या है, जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी क्लास की बात हो रही है। जो बच्चे हमारे MA MSc फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस जिनका परीक्षा कब होने वाला है, 2025 में, यानी मान कर चलिए दिसंबर या जनवरी में आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर में स्टार्ट होगा तो जनवरी में जाएगा ही 2025 में। ठीक है, तो अब देखिए, आइए हम बिना समय गंवाए आप लोगों का पेपर की बात करते हैं। तो देखिए पेपर है आपका, याद रखिएगा कि ब्रांच कौन सा है। तो ब्रांच आपका याद रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। जो पहला पेपर होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, पहला और दूसरा पेपर जो है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का कॉमन होता है। चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट से, जो गृह विज्ञान के ह्यूमन डेवलपमेंट से के ब्रांच से आप MA कर रहे हो, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन वाले ब्रांच से आप MA कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि दोनों का पेपर क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। ठीक है, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स का जो पेपर होता है वो आपका सेम होता है। और दूसरा क्या है, सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग वाला जो सेकेंड पेपर है वो भी आप लोग का, यानी फर्स्ट और सेकेंड जो है ये कॉमन पेपर होता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी ब्रांच से आप MA कर रहे हैं गृह विज्ञान से, तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है, आप लोगों का कॉमन पेपर होता है। तो देखिए अभी तक आप लोगों को जैसा हमने बताया है कि 3 मॉडल पेपर दे दिए हैं। आज ये जो है आपका चौथा पार्ट 4 है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा है, पार्ट आपका 4 है। और इसमें हमने कवर कौन सा किया, सेक्शन ए वाले क्वेश्चन जो है कवर किए, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के आते हैं। यानी एक प्रश्न जो है आप लोगों का 2 नंबर का होता है। टोटल कितना करना रहता है, टोटल आप लोगों को 5 प्रश्न करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, समय कितना मिलता है आपको, समय जो है 2 घंटे का समय मिलता है। और कितने नंबर का पूरा पेपर होता है, तो 75 नंबर का पेपर होता है। तो ये सब हम आप लोगों को जो है 3 वीडियो में पहले से ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बार बार इन्फॉर्म इसलिए करते हैं कि आप लोग के दिमाग में रहे कि आप लोगों को 2 घंटे में ही क्या करना है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों के क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं, और जो कि 75 नंबर का रहेगा। 25 नंबर आप लोगों का मिड टर्म वाले परीक्षा होगा, जो कि कॉलेज से होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके मतलब पेपर से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन थे। तो आइए देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट की वैज्ञानिक विधि क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि से हम क्या समझते हैं, या वैज्ञानिक विधि पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि क्या है उसको समझते हैं। देखिए वह प्रविधियाँ, ठीक है, वह प्रविधियों की, सॉरी प्रविधियाँ नहीं, वह प्रविधियों की वह अवस्था, सॉरी, यह प्रविधियों की वह अवस्था जिसमें किसी अध्ययन समस्या का निष्पक्ष, व्यवस्थित
या नियंत्रित करके प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण करके उपकल्पना की जांच या सत्यापन द्वारा समस्या का समाधान ही क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि दोनों क्या होता है, एक ही है। ठीक है, तो अब आइए देखिए हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा जो है चैपलिन के अनुसार क्या होता है, परिभाषा जो वैज्ञानिक पद्धति का या वैज्ञानिक विधि की परिभाषा क्या है, तो याद रखिएगा कि वैज्ञानिक पद्धति या विधि का परिभाषा है, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब ज्ञान की खोज की जाती है। ये कथन किसका है, आपका चैपलिन का। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको ये ऊपर वाला नहीं याद है तो आप सिर्फ परिभाषा भी लिख देंगे स्टूडेंट, तो भी आप लोगों को 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अधिकतम क्या है, वर्ड की सीमा कितनी होनी चाहिए, 50 शब्द का होना चाहिए। तो इतना आप लिखेंगे पूरा, तब आपका ये 50 शब्द में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्वतंत्र चर क्या है, यानी व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वेरिएबल्स जो होते हैं, चर जो होते हैं, चर राशि जो होती है वह कितने तरह की होती है, तो 2 तरह की होती है। एक होता है आपका स्वतंत्र चर और दूसरा क्या होता है, आश्रित चर। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र चर क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र चर पर जो है टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्र चर राशि से तात्पर्य ऐसी चर है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ठीक है, ऐसी चर राशि से है जो, ठीक है, स्वतः, स्वेटर नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, स्वतः परिवर्तित होती है या इसके परिवर्तन अन्य चर राशियों के परिवर्तन पर निर्भर ना हो। स्वतंत्र चर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो याद रखिए जहाँ थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया उसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्वतंत्र चर क्या है, ऐसी चर राशि है जो क्या होती है, स्वतः मतलब अपने आप ही परिवर्तित हो सकती है, लेकिन इसके द्वारा मतलब जो है और राशियों पर जो है ये क्या है, निर्भर नहीं रहती है। यही क्या है, आपका स्वतंत्र चर है। इसका उदाहरण क्या है, समय। तो समय को हम कैसे देखते थे, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया। हम सभी जानते हैं कि समय स्वतः ही परिवर्तित होता है। समय के परिवर्तन की एक निश्चित गति होती है तथा यह एक निर्बाध गति से स्वतः परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि समय क्या है, अपने आप बदलता है ना स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई और बदलता है। समय में क्या होता है, 24 घंटे का जैसे समय होता है, 24 घंटे में से क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो अब ये क्या हुआ, अपने 12 घंटे के बाद जैसे ही मतलब 12 घंटा पूरा हो, फिर क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। जैसे ही 12 घंटे की रात खत्म होती है तो सूर्योदय होता है। तो ये क्या अपने नियमित समय से मतलब अपने निश्चित गति से चलकर ये क्या है, दिन और रात में कन्वर्ट होता है। फिर है उसी तरह से अगर आप ऋतुओं को रख लीजिए तो 4 महीने की जो समय होती है, ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं कि 4 महीने का ठंडी, 4 महीने का गर्मी और 4 महीने का क्या होता है, बरसात। तो ये क्या, ये स्वतः ही परिवर्तित हो रही है, अपने आप परिवर्तित हो रही है। मतलब इसमें किसी और का जो है मतलब सहारा नहीं लिया जा रहा है। ये परिवर्तन क्या है, स्वयं में हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समय जो है किसका उदाहरण है आपका, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यानी स्वतंत्र चर का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रश्नावली का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली क्या है, तो याद रखिएगा कि जो प्रश्नावली होती है यह आपका एक रिसर्च मेथड होता है। ठीक है, एक रिसर्च क्या है, मेथड होता है। मतलब जो डाटा हम कलेक्शन करते हैं तो प्रश्नावली विधि से करते हैं। क्वेश्चनार या प्रश्नावली एक ही होता है। आपका साक्षात्कार होता है, निरीक्षण विधि होता है, केस स्टडी होता है। ये सब क्या, सब आपके मतलब डाटा को एकत्र करने की विधियां होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में सामग्री संकलन हेतु सरल, सस्ती व अच्छी प्रणाली है। यह प्रणाली बड़े व दूर तक फैले हुए क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली के मतलब जो है परिभाषा क्या है, तो बोगार्डर्स के अनुसार परिभाषा क्या है, तो प्रश्नावली एक समूह
के व्यक्तियों का उत्तर देने हेतु प्रश्नों की एक तालिका होती है। तो जैसे आप लोगों ने अभी जो BA6 सेमेस्टर बीता है तो उसमें आप लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया होगा, तो आपने क्वेश्चनर बनाया होगा। जैसे उसमें लिखा होगा कि आपका, जैसे आप कहाँ के निवासी, आपके गांव का नाम क्या है, तो आपने 4 ऑप्शन दिया, उसमें वो बताया होगा। ठीक है, आपकी रुचि किस में है, तो आप वहाँ पर आपने रुचि को भी 4 ऑप्शन दिया होगा, उसको बताया होगा। फिर आपने मान लीजिए आंगनवाड़ी को लिया होगा, तो आपने टॉपिक आंगनवाड़ी, तो आप उनसे क्वेश्चन किए होंगे कि क्या आप आंगनवाड़ी के बारे में जानते हैं, तो वो बहुत से लोग होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि जी हाँ आंगनवाड़ी के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आंगनवाड़ी का नाम पहली बार सुने होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आप वहाँ पर आंकड़ा निकालते हैं ना, बताते हैं ना कि मतलब 99% लोग क्या है आंगनवाड़ी के बारे में जानते हैं और 1% लोग क्या है आंगनवाड़ी के बारे में नहीं जानते। तो ये सब क्या, ये हम प्रश्न ही ना तैयार किए, प्रश्न तैयार करके क्या किए हम, जाकर मतलब वहाँ पर सर्वे करके फिर भरे। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो असंभावित निदर्शन क्या है, व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या है। कई बार स्रोत सूची इत्यादि उपलब्ध न होने पर संभावित निदर्शन करना कठिन कार्य हो जाता है, अतः इसका प्रयोग कई बार अनुसंधान में ना करके असंभावित निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के निदर्शन में अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा तथा विवेक के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। ठीक है, तो यानी देखिए असंभावित का मतलब क्या हुआ कि अचानक से, मतलब पहले से ये निश्चित नहीं है, मतलब उसमें कोई समय ये सब का जो है निर्धारण नहीं किया गया। तो इसमें क्या है, जो रिसर्चर होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है, वो अपनी सुविधा और विवेक के अनुसार जो है इकाइयों को क्या करता है, चयन करता है। अब देखिए यहाँ पर अगला हेडिंग है हमारा कि असंभावित सैंपलिंग के प्रकार क्या होते हैं, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, असंभावित प्रतिदर्श या प्रतिचयन। देखिए कल के वीडियो में हमने बताया था, अब एक जगह हम इसको यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि फिर से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्या है आपका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, दूसरा क्या है आकस्मिक प्रतिचयन, तीसरा क्या है अंश या कोटा प्रतिचयन, ठीक है, चौथा क्या सुविधानुसार प्रतिचयन, और पांचवा क्या है आपका स्वेच्छानुसार। तो जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी जो है सैंपलिंग यानी असंभावित प्रतिचयन जो है कितने तरह के होते थे, ये 5 तरह के आपने प्रकार को बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं संभावित प्रतिचयन क्या है, यानी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। तो देखिए याद रखिएगा कि इस प्रकार के प्रतिचयन की 2 मौलिक विशेषताएं हैं। एक तो यह कि इस विधि द्वारा बनाए गए प्रतिदर्श में जनसंख्या या समष्टि की प्रत्येक इकाई के शामिल होने की समान संभावना बनी रहती है, और दूसरी विशेषता यह है कि प्रतिदर्श में जनसंख्या या समष्टि की सभी विशेषताओं में उपस्थित होने की पूरी संभावना बनी रहती। ठीक है, यहाँ जैसे कि हमने कल ही आप लोगों को बताए थे कि जो संभाव्य प्रतिचयन होता है उसमें क्या देखा जाता है, उसमें हम सभी देखते हैं ना कि उसमें वहाँ पर क्या हमने आपको बताया कि जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो हम सारे लोगों का तो सर्वे करेंगे नहीं, तो उसमें से क्या करते हैं कुछ लोगों का हम चुनाव कर लेते हैं, और जो उन लोगों यानी कुछ लोगों का मान लीजिए 100 लोगों का हमने चुनाव कर लिया, तो जो 100 लोगों में जो भी क्वालिटी पाई जाएगी, या क्वालिटी या गुण की बात करते हैं या अवगुण की बात करते हैं, तो जो इन 100 लोगों में पाई जाएगी, जो भी क्वालिटी अवेलेबल होगा, जो भी गुण पाया जाएगा, तो वो क्या वो 10,000 लोगों में भी वही गुण जो है पाए जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है संभाव्य प्रतिचयन का जो है उदाहरण होता है। अब आइए हम बात करते हैं संभाव्य प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की परिभाषा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि रेबर के मतानुसार जो है इनकी परिभाषा क्या है, तो संभाव्यता प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें घटनाएं या तत्व ज्ञात संभाव्यता संरचना के अनुसार निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है रेबर के अनुसार जो है ये डेफिनेशन आप लोगों को दिया गया था। तो डेफिनेशन भी आप लोग याद करते रहिएगा, क्योंकि डेफिनेशन पे आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर इस पे मिल जाएगा स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं संभाव्यता प्रतिदर्श या प्रतिचयन के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका संयोगिक या दैव प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, संयोगिक या इसी को हम क्या बोलते हैं दैव प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिचयन। दूसरा क्या है वर्गबद्ध,
ठीक है, वर्गबद्ध वह नहीं होगा यहाँ पर, देखिए वर्गबद्ध ऐसे लिखा था स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। वर्गबद्ध या स्तरित प्रतिचयन, तीसरा क्या है गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन, और चौथा क्या है द्विस्तरीय, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विस्तर प्रतिचयन, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि केस अध्ययन, ठीक है, अध्ययन डिजाइन से आप क्या समझते हैं। केस अध्ययन या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कि व्यक्तित्व अध्ययन, ठीक है, या केस स्टडी, तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। केस अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा कि केस अध्ययन हो जाएगा, और क्या हो सकता है इस तरह से भी आ सकता है कि केस स्टडी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या फिर इसी को आ सकता है कि व्यक्तित्व अध्ययन से आप क्या समझते हैं। ये तीनों तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, ठीक है, केस स्टडी, व्यक्तित्व अध्ययन और क्या है आपका केस अध्ययन, ये तीनों जो है आपके क्वेश्चन एक ही तरह के रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर केस अध्ययन डिजाइन से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा, देखिए व्यक्तित्व अध्ययन से का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन से लगाया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि केस स्टडी जो है अधिकतर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यह किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, जबकि ये क्या है गलत है। फिर क्या है, यह किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति है या परिवार है या समिति है या संस्था है या समूह है या संपूर्ण समुदाय का विस्तृत एवं गहन अध्ययन है, ठीक है। तो जो केस स्टडी होता है तो वो क्या है, वह मतलब सामाजिक इकाई पर, मतलब वह व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, एक परिवार का भी हम केस स्टडी कर सकते हैं, एक समिति का भी हम केस स्टडी कर सकते हैं, किसी संस्था का भी केस स्टडी कर सकते हैं, किसी समूह का भी हम केस स्टडी कर सकते हैं, या फिर संपूर्ण समुदाय यानी यहाँ पर पूरे जगह रहने वाले लोगों पर भी हम केस स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग मनोचिकित्सा, समाज कार्य तथा सामाजिक अनुसंधान में किसी समस्या या इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है केस स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप केस स्टडी को यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप देखिए केस स्टडी की परिभाषा भी हमने यहाँ पर दे दिया है कि पीवी यंग के अनुसार जो है केस स्टडी क्या होता है। तो याद रखिएगा कि व्यक्तित्व अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन की पद्धति को कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो केस स्टडी है तो वो क्या है, वह सिर्फ एक मतलब व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हम क्या है समुदाय, परिवार में जाएंगे तो हर एक एक व्यक्ति का हम केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग जैसे सावधान इंडिया देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, तो ये सब क्या है CID देखते हैं, तो सब में क्या किया जाता है केस स्टडी ही ना किया जाता है, मैंने तथ्यों को जोड़कर ये घटना कैसे हुआ, इस घटने को अंजाम कैसे दिया गया, या फिर आने वाली घटना की क्या संभावना है, सब आपका केस स्टडी के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवलोकन या निरीक्षण, ठीक है, और निरीक्षण या अवलोकन विधि क्या होता है। तो देखिए अवलोकन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले शब्द का मतलब आप समझिए कि अवलोकन का मतलब होता है देखना, निरीक्षण का मतलब क्या होता है देखना। तो अब देखिए निरीक्षण इसका विधि क्या है, तो याद रखिएगा कि निरीक्षण पद्धति में अनुसंधानकर्ता या निरीक्षक अपने अनुसंधान उद्देश्यों के अनुसार संगत तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण करता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर संप्रत्यय व संरचनाओं के संबंध में अनुमान लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने अभी आपको बताया कि निरीक्षण का मतलब क्या होता है देखना। तो यहाँ पर जो भी हम जैसे रिसर्च समस्या ले लिए, फिर उसमें हम खोज करने जाएंगे तो मेथड अपनाते हैं कि हमको प्रश्नावली विधि से करना है, कि निरीक्षण विधि से करना है, कि साक्षात्कार विधि से करना है, कि आपका केस स्टडी से। तो मान लीजिए हम निरीक्षण या अवलोकन विधि हम ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हमारा जो भी उद्देश्य है, जैसे आंगनवाड़ी का हम काम क्यों करना चाहते हैं, तो आंगनवाड़ी पर हम देखेंगे उससे जो भी प्राप्त जो घटनाएं हैं या उससे पहले जो भी हमारा शोध कार्य हुआ है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन है, और जो हमने अभी इवेंट्स जो लिया है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखा गया है, वो सब कुछ को हम क्या करेंगे यहाँ पे शामिल करेंगे।
आइए देखिए, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो रेबर के अनुसार परिभाषा क्या है? तो सामान्यतः, एक मिनट, देखिए आइए हम परिभाषा बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए जो है रेबर के अनुसार परिभाषा क्या है? सामान्यतः घटनाओं, व्यवहारों, प्रपंचों आदि के निरीक्षण को ही हम क्या बोलते हैं? आदि के परीक्षण को ही हम क्या बोलते हैं? निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रेबर के अनुसार परिभाषा। अब आइए एक परिभाषा और देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार क्या है? तो देखिए उन्होंने क्या बताया है, मतलब उस डिक्शनरी के अनुसार क्या है? तो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के कार्य कारण संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथार्थ रूप से देखना या लिखना ही क्या है? निरीक्षण कहलाता है। ठीक है, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के कार्य कारण संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथार्थ रूप से देखना या और लिखना ही क्या है? निरीक्षण कहलाता है। तो ये सब क्या है? ये आपके जो है आज आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है तैयार हो गए स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। और दीपावली के सेलिब्रेट करते करते स्टूडेंट आपको क्या करना है? पढ़ाई भी आप लोगों को करना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाई भी आप लोग करेंगे। पिछला जो तीन वीडियो जो है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का हो गया है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का क्या 3 वीडियो हो चुका है। आज ये चौथा है। पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? आपका पार्ट 4 है। ये वेरी शॉर्ट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। चैनल अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो माइनर आप लोग लिए होंगे ना स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का माइनर में हिंदी हो सकता है। ठीक है, हिंदी हो सकता है, बहुत से बच्चे हिंदी लिए होंगे, बहुत से बच्चे जो है समाजशास्त्र लिए होंगे। तो ये सभी की हम तैयारी आपको इसी चैनल पर कराते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये बार बार मैं कह रही हूँ कि ये पेपर जो है 2 पेपर आप लोगों का कॉमन है। ठीक है, 2 पेपर क्या है? कॉमन है, चाहे आप फूड एंड न्यूट्रिशन के हों और चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट को हों। ये सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का फिर से जो अगला क्लास होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दीपावली, टेक केयर।